हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए जीओसी का लेक्चर नंबर क्या है? 14 है। इसके पहले क्या पढ़ा है आपने? लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में आपने क्या पढ़ा है? अंत में पढ़े हैं आप मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है आपने कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या समूह जो है किसी दूसरे परमाणु या समूह को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, आप उसे क्या बोलते हैं? हाँ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। 3 टाइप की पढ़ते हैं आप। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन दिखाता है, ये बात थोड़ा जानने वाली है कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्केन दिखाता है, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सामान्य केस में एल्किल हैलाइड दिखाता है और एल्कोहल दिखाता है। एल्किल हैलाइड और एल्कोहल जैसे यौगिक दिखाते हैं। और उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको कौन दिखाता है? एरोमेटिक यौगिक। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कौन दिखाता है? एरोमेटिक यौगिक। अच्छा देखिए ध्यान से, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपने पढ़ा था क्या? एल्केन के विषय में पढ़ा था। एल्केन में सबसे सिंपल एल्केन कौन है? मीथेन है। मीथेन में अगर आप ध्यान दें इस बात को, अगर आप एल्केन ले, जैसे कोई एल्केन ले लिया आपने, एल्केन में CH4, उसकी क्रिया किससे करा देंगे आप? हैलोजन से करा देंगे। हैलोजनीकरण पढ़ा था आपने, हैलोजन से करा देंगे तो क्या होगा? मान लो हैलोजन में क्लोरीन हो जाए, ठीक है, हैलोजन में क्या हो जाए? क्लोरीन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो यहाँ से एक Cl जाता है, फिर क्या निकल जाता है? CH3Cl मिल जाता है। एक Cl जाएगा तो क्या मिलेगा? CH3। Cl को Cl जाएगा, H को हटाएगा तो आपको क्या मिलेगा? CH3Cl। फिर वहां से H निकलेगा और एक Cl रहेगा, HCl निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तब तक चलता रहता है भाई। कब तक चलता रहता है? जब तक सारा का सारा Cl, हाँ, सारा का सारा Cl सभी H को, मेथेन के सभी H को विस्थापित न कर। अच्छा देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, जैसे अगर आप ले हैलोजनों की क्रियाशीलता के विषय में जाने, यहाँ पे क्लोरीन ही सामान्य केस में क्यों लिया जाता है? क्लोरीन क्यों नहीं ले सकते? ब्रोमीन क्यों नहीं ले सकते आप? ठीक है, उसकी वजह जाने आप। देखो अगर हैलोजनों की बात करें, हैलोजन्स, इनकी क्रियाशीलता की जांच किया जाए, हैलोजनों की क्रियाशीलता की जांच किया जाए अगर, तो उसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है, F2 होता है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? F2 होता है। फिर Cl2 होता है, फिर Br2 होता है, फिर I2 होता है। ठीक है, जो F2 होता है बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, F2। ठीक है, ये अंधेरे में ही क्रिया कर देता है, इसको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए जो है F2 का यूज नहीं करते। बहुत अधिक क्रियाशील है, फास्ट रिएक्शन कर लेता है, अंधेरे में ही कर लेता है। तो अगर आप F2 का यूज यहाँ करेंगे तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन का थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, थोड़ा सा लाइट दिया जाएगा, हीट दिया जाएगा, कुल बोले ऐसा, उष्मा देने पर ही Cl बॉन्ड ब्रेक होता है, और F बॉन्ड ऐसे ही अपने आप ब्रेक हो जाता है, अंधेरे में ही ब्रेक हो जाएगा प्रकाश की आवश्यकता नहीं। Br2 I2 वगैरह जो है भाई थोड़ा सा ये कम क्रियाशील होते हैं। सामान्य केस में Br2 I2 ये सब कम क्रियाशील होते हैं। सामान्य केस में Cl का ही यूज किया जाता है, Cl2 का। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाई सूर्य का प्रकाश चाहिए ना, तो सूर्य का प्रकाश चाहिए तो ये Cl2 ले लेना, F2 तो नहीं लेना है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्केनों में आप Cl2 को जोड़ते हैं, F2 को क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि अगर F2 आएगा तो वहां सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। अगर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी तो मुक्त मूलक कहाँ होगा? मुक्त मूलक अभिक्रिया के लिए या मुक्त मूलकों के निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन ही, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन ये सब दिखाते हैं। इनमें सबसे अधिक कौन दिखाता है? क्लोरीन। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिखाएगा, इसमें सबसे अधिक क्रियाशील क्लोरीन होता है। इसीलिए क्लोरीन का भाई रिएक्शन फास्ट कराना है आपको ना, रिएक्शन फास्ट कराना, स्लो नहीं कराना है। और मुक्त मूलक में भाई Cl2 होगा, F2 नहीं होगा, F2 बहुत तेज कर लेगा क्रिया, इसलिए Cl2 का यूज किया जाता है। तो मीथेन में अगर आप Cl2 Cl जोड़ते रहेंगे तो
Cl बारी बारी से करके एक एक करके सभी के सभी H को हटा देगा मीथेन। इसी प्रकार आप एथेन लेंगे, एथेन में भी हल होगा। एथेन में भी क्या करें, क्लोरीन Cl2 को जोड़े या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अगर आप ले लेते हैं एथेन, मान लीजिए यहाँ ले लिया जा रहा है C2H6 ले लें एथेन। आप इसमें क्या कराएं, क्लोरीन को जोड़े, इसको बोलते हैं हैलोजनीकरण, हैलोजन का जोड़ना, क्लोरीन का जोड़ना, तो क्लोरीन हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का हैलोजनीकरण ही है। हैलोजनों का जोड़ना किस में आता है, हैलोजनन में, हैलोजनीकरण। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन को जोड़े आप, सूर्य का प्रकाश रहेगा तो ये क्या करेगा, तो हाँ ये बारी बारी करके हटा देगा, लेकिन एक आठ बना लीजिए। मान लीजिए क्लोरीन को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा C2H5Cl, C2H5Cl, एक H निकलेगा, एक Cl, HCl निकल जाएगा। कभी कभी पूछता है ना, कैसे प्राप्त करेंगे, एथेन से एथिल क्लोराइड, इसका नाम एथिल क्लोराइड है। तो आप इस रिएक्शन को याद रखें, एथेन से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको ये थोड़ा ये रिएक्शन याद होना चाहिए कि एल्केन में Cl2 जोड़ेंगे, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। क्लियर हो पा रहे, तो आपको एथिल क्लोराइड मिल जाएगा। मान ले पूछ ले मेथिन से मेथिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो वही भाई, हालांकि रिएक्शन आगे बढ़ सकता है, बात नहीं है। तो वहां पे जो है, अब इस हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपको इससे यही बनाना है, तो आप एक ही अणु यूज करें, ज्यादा अणु का यूज ना करें, एक ही अणु का यूज होगा, यहीं तक बनेगा। अगर आप Cl2 पर्याप्त देते जाएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी, ये छटता जाएगा, आपको क्या मिलता जाएगा, Cl आता जाएगा। ऐसे यहाँ बात करें तो यहाँ पे अगर आपने एक ही अणु लिया है या एक ही मोल कह दी, एक मोल Cl2 लिया है, तो आपको क्या मिलेगा, CH3Cl मिल जाएगा और निकल जाएगा HCl। ये बात थोड़ा जानते रहिए आप, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे किसके बारे में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया के बारे में। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है, कि वह विक्रिया जिसमें कोई परमाणु या समूह, किसी परमाणु या समूह का विस्थापन कौन कर दे, कोई नाभिक स्नेही कर दे। नाभिक स्नेही को सामान्य केस में आप NU माइनस से दिखाते हैं ना, NU माइनस, या जिसमें निगेटिव चार्ज वगैरह हो, वो नाभिक स्नेही, जिससे मान नाभिक स्नेही होता है, जैसे OH माइनस, Cl माइनस। और इसके अलावा लोन पेयर्स वगैरह रहे तो भी वो नाभिक स्नेही का काम करता है। अगर किसी यौगिक में लोन पेयर्स वगैरह पाए जाएं तो वो क्या होता है, नाभिक स्नेही होता है। निगेटिव चार्ज होंगे तो भी नाभिक स्नेही होता है, जैसे H2O नाभिक स्नेही होता है, NH3 नाभिक स्नेही होता है, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये सब क्या होते हैं, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, लोन पेयर्स वगैरह, निगेटिव चार्ज वगैरह पाए जाए, तो ये आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है। अगर इसका एग्जाम्पल मान ले, देखें आप एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लीजिए कोई ले ले एल्किल हैलाइड, जैसे यहाँ बात करें आप, कोई ले ले एल्किल हैलाइड, उसमें OH को जोड़े, जैसे एल्किल हैलाइड है, ये OH माइनस, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इधर आता है पॉजिटिव चार्ज, इधर आता है क्या, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे OH माइनस आता है, X को X माइनस के रूप में हटा देगा, OH माइनस आएगा, X माइनस को हटा देगा, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ROH X माइनस। आप इसमें देख क्या रहे कि एक नाभिक स्नेही आ रहा है, दूसरे नाभिक स्नेही को हटा दे रहा है। भाई नाभिक स्नेही आ रहा है, हटा रहा है ना, इसी परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, नाभिक स्नेही के द्वारा। आप इसको ये बोल सकते हैं कि ये जो है आने वाला नाभिक स्नेही, आने वाला नाभिक स्नेही, अंग्रेजी बोलते हैं इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, आने वाला नाभिक स्नेही। और ये कौन सा है, ये हटने वाला है। भाई ये नाभिक स्नेही हट रहा है ना, ये नाभिक स्नेही हट रहा है, और ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ने वाला बोल सकते। अरे यार यहाँ पे OH माइनस X को हटा रहा है तो यहाँ जुड़ रहा है OH ना, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, ये आपका क्या है, जुड़ने वाला नाभिक स्नेही, जुड़ने वाला नाभिक स्नेही। और ये कौन सा है, ये आपका है हटने वाला नाभिक स्नेही। सामान्य केस में दिखाता कौन है, नाभिक स्नेही कर लेंगे। सामान्य केस में दिखाता कौन है, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल वगैरह दिखाते हैं, और अक्सर आपको एल्किल हैलाइड वाला ही मिलेगा। एल्किल हैलाइड केस में ज्यादातर आप पढ़ेंगे। ध्यान दें आप, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, सामान्य केस में आप दो प्रकार का पढ़ेंगे।
जो आपको पढ़ना है अपने लेवल के हिसाब से, वो दो प्रकार का पढ़ेंगे आप। कौन सा भाई? एक SN1 होता है और एक क्या होता है SN2। इधर नाभिक देखिए, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फुल फॉर्म इसका अंग्रेजी में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या कभी कभी आप सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक भी कह देते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, लेकिन कायदे में तो यही होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में इसको यस लिखते हैं, फिर ये एन लिखते हैं, तो इसको मिला के SN कर लेते हैं, SN रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको संक्षिप्त रूप में ऐसे लिखा जाता है SN रिएक्शन। ठीक है, वो SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही दिखा रहा है। दो टाइप का होता है, एक SN1 और एक क्या होता है SN2। जो SN1 होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फुल फॉर्म हिंदी में क्या होगा? हिंदी में होता है एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 का नाम है एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब ये होता है कि इसकी आणविकता एक होती है। कितनी होती है? इसकी आणविकता एक होती है। आणविकता वगैरह के बारे में, इसकी कोटि भी एक होती है। कोटि वगैरह के बारे में भी आप कक्षा 12 में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कक्षा 12 में फिजिकल केमिस्ट्री है, उसका उस पाठ का नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। उसमें आप इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे कोटि एक होती है, कैसे कोटि दो होती है, आणविकता कैसे दो होती है, इन सब चीजों के बारे में जानें। फिलहाल यहाँ जानते रहिए एक होता है SN1 रिएक्शन, एक होता है SN2। SN1 का हिंदी में नाम, पूर्ण नाम क्या होगा? एक अणु को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अगला क्या है? द्विअणु, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्विअणु को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये दिखाता कौन? थोड़ा सा जानते रहिए आप लोग। ये दिखाते हैं थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। किसकी उपस्थिति में? पोलर प्रोटिक विलायक। पोलर प्रोटिक विलायक का, पोलर का हिंदी होता है ध्रुवी, प्रोटिक का मतलब, ध्रुवी का मतलब जो पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक हो जाए, ऐसा समझे आप। जो पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक हो जाए उसको आप ध्रुवी बोले। प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब क्या है? प्रोटॉन दे सके, ध्रुवी हो, और ध्रुवी होने के बाद जैसे O-H+ निकल जाए, जैसे ROH होगा तो ROH में क्या होगा? O- निकलेगा, H+, वो प्रोटिक विलायक है, वो H+ दे सकता है। जल हो जाए तुम्हारा, जल भी H+ दे सकता है। एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, वो भी क्या होगा? O-H+, CH3CO- में टूट सकता है और H+। तो ध्रुवी तो हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक हो रहा है, और क्या दे रहा है? प्रोटॉन को दे रहा है। H+ का मतलब प्रोटॉन होता है ना, तो H+ को दे रहा है, तो आप उसको बोल देंगे ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। कौन कौन से हैं? जैसे आप याद रखें कुछ, क्या एल्कोहल है, जल है, एसिटिक अम्ल है, ये सब कैसे विलायक हैं? ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। एक होते हैं ध्रुवीय अप्रोटिक, मतलब वो तो पोलर होंगे, पॉजिटिव निगेटिव ब्रेक होंगे, लेकिन ब्रेक होने के बाद प्रोटॉन नहीं देंगे, H+ को नहीं देंगे, पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक होंगे, मतलब ध्रुवीय बंद रहेगा। अब ऐसा बोले कि वो ध्रुवीय रहेंगे, पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक तो होंगे, लेकिन H+ प्रोटॉन को नहीं देंगे। ठीक है, तो यही होता है कि ये ध्रुवीय पोलर प्रोटिक विलायकों की उपस्थिति में कौन दिखाता है? थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड सामान्य केस में दिखाते हैं। सामान्यतः लिख सकते हैं आप लोग, उपस्थिति में सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। और ये कौन दिखाता है? SN2 अभिक्रिया। इसकी आणविकता 2 होती है, कोटि 2 होती है। ठीक है, और इसको कौन दिखाता है? इसको दिखाते हैं मेथिल हैलाइड। और कौन दिखाते हैं? फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड। किसकी उपस्थिति में? ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक मतलब जो पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक तो हो, लेकिन प्रोटॉन न दे सके, प्रोटॉन देने की क्षमता उनके पास न हो, H+ को ना दे सके। तो उस हिसाब से थोड़ा मैं विलायक को आपको लिखवा दिया हूँ, थोड़ा जानते थे आप लोग कि विलायक कितने टाइप के होते हैं, जो कि आपको पढ़ना है। तो विलायक को आपको 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे आप, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब जो पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक हो, धन ध्रुव ऋण ध्रुव पाया जाए उसमें। अध्रुवीय का मतलब जो पॉजिटिव निगेटिव में ना ब्रेक हो। ठीक है, तो ध्रुवीय में आप क्या पढ़ेंगे? ध्रुवीय 2 टाइप का, प्रोटिक अप्रोटिक। भाई पोलर प्रोटिक होगा, इसको पोलर बोलेंगे, वो नॉन पोलर है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोलर। और ये कौन सा है? नॉन पोलर है।
प्रोटिक दो टाइप का, तो प्रोटिक अप्रोटिक। ठीक है, अप्रोटिक में कौन आएंगे, जैसा कि बता दिया गया आपको भाई, जो H+ देगा भाई, जो H+ दे सके, प्रोटॉन दे सके, तो H2O है, एल्कोहल है, एसिटिक अम्ल है, CH3COH। और अप्रोटिक में कौन आ जाएगा, थोड़ा याद रखें आप। अप्रोटिक में सबसे बढ़िया है एसीटोन। ये ब्रेक होगा पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा नहीं कि ये इधर आएगा निगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, लेकिन H+ थोड़ी दे रहा है। C पे आएगा प्लस, O पे आएगा माइनस। पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक तो होगा, लेकिन वो क्या नहीं देगा, H+ को नहीं देगा। तो आप इसको ध्रुवी बोलते हैं, लेकिन अप्रोटिक। वैसे एक आपका है क्या, डाईमिथिल सल्फोक्सामाइड। डाईमिथिल सल्फोक्सामाइड क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे कर लेंगे आप, CH3 S कर लेंगे यहाँ पे, S डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका क्या है, डाईमिथिल सल्फोक्सामाइड। मतलब ऐसे ही है। और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, हाँ DMSO, संक्षिप्त रूप में इसको बोलते हैं DMSO। डाईमिथिल सल्फोक्सामाइड को DMSO कहा जाता है। ये कौन से विलायक होंगे, ध्रुवीय अप्रोटिक, एसीटोन, DMSO, और एक क्या है, डाईमिथिल फार्मामाइड। फार्मामाइड जानते हैं, जैसे एमाइड होता है ना, एमाइड क्या होता है, CONH2 होता है, ध्यान दिया। एमाइड क्या होता है, CONH2 होता है। ठीक है, फार्मामाइड का मतलब मेथेनामाइड को ही फार्मामाइड कहते हैं, मेथेनामाइड, जिसमें एक कार्बन हो। तो आप यहाँ पे एक कार्बन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे H लगा देंगे, कार्बन लगाएंगे तो वो एथेनामाइड हो जाएगा, वो एसीटामाइड या एथेनामाइड बोल देंगे। मेथेनामाइड को फार्मामाइड बोलेंगे और एथेनामाइड को एसीटामाइड। तो यहाँ पे ये फार्मामाइड है, फार्मामाइड। और यहाँ पे अगर आप 2 मीथिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डाईमीथिल फार्मामाइड। क्या हो जाएगा, डाईमीथिल फार्मामाइड। अगला क्या है, इसको शॉर्ट में DMF कहते हैं, DMF डाईमीथिल फार्मामाइड। एक होता है डाईमीथिल एसीटामाइड, ये कैसे करेंगे आप, यहाँ पे CH3 कर देना है, C डबल बॉन्ड O, बाकी यहाँ पे क्या रहेगा, 2 मीथिल रहेगा। ये आपका क्या है, डाईमीथिल एसीटामाइड, और ये क्या है, डाईमीथिल फार्मामाइड। ये सब हैं, इनका सूत्र है, थोड़ा सा सूत्र नहीं, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि सबसे पहले आप याद रखें आप लोग कि SN1 अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड में दिखता है। थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड दिखाते हैं किसकी उपस्थिति में, पोलर प्रोटिक। और ये कौन दिखाता है, मीथिल हैलाइड, फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड, ये सब दिखाते हैं किसकी उपस्थिति में, पोलर एप्रोटिक विलायक। पोलर एप्रोटिक कौन है, सामान्य केस में तो एसीटोन ही यूज करता है, एसीटोन ही यूज करता है। आप ये भी यूज कर सकते हैं क्या, डाईमीथिल सल्फोक्सामाइड, DMSO, DMF, DMA, ये सब आपके क्या है, पोलर अप्रोटिक। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैं पहले रिएक्शन की बात कर लूं, अगर आप SN1 अभिक्रिया की बात कर लें, पहले आप इस मैकेनिज्म को देखेंगे, फिर बातें इसकी विशेषताएं जो भी है सब दिखाई जाएंगी। ठीक है, अगर आप बात कर लें SN1 रिएक्शन, कौन दिखाता है भाई, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड, सामान्य केस में दिखाते हैं थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड किसकी उपस्थिति में, पोलर प्रोटिक विलायकों की उपस्थिति में प्रदर्शित करते हैं, ऐसा लिख दिया जा रहा है। ये कौन दिखाता है, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड किसकी उपस्थिति में भाई, पोलर प्रोटिक, ध्रुवीय प्रोटिक, हिंदी क्या होगा, ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों की उपस्थिति में, विलायकों की उपस्थिति में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। अब आप जानते हैं ना एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड क्या है, जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड पाया जाए तो वही होता है एल्किल हैलाइड। ये बताया क्या आपको यार, एल्किल हैलाइड क्या है, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पाया जाए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री के आधार पर ही आप क्या पता करते हैं, एल्किल हैलाइड की डिग्री। आपको अगर एल्किल हैलाइड की डिग्री पता करनी है तो आप उस कार्बन की डिग्री पता कीजिए जिससे डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से एल्कोहल की भी डिग्री पता कर सकते हैं आप लोग।
जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा रहेगा उस कार्बन की डिग्री देखें आप, उसके आधार पर एल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एल्किल हैलाइड की डिग्री के बारे में। तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिख लें आप लोग कि कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक R1 कर लें आप, एक R2 कर लें, एक R3 कर लें। ऐसा मान लिया जा रहा है कि R 3 है, 3 R है, थर्ड डिग्री में मान लें एल्किल हैलाइड, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसकी क्रिया किससे कराई है, ये पोलर प्रोटिक विलायक होनी चाहिए। मान लो जेल ले लिया हमने, क्या ले लिया है, इससे क्रिया कराएं तो क्या होता है यही आपको समझना है, क्या मिक्स क्या प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहले आप इसका मैकेनिज्म याद रखें, मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप देखें इसका मैकेनिज्म, क्रिया विधि कैसे कैसे हो रही है, मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टेप में ये जान लीजिए आप, ये 2 स्टेप में होता है। सबसे प्रथम बात आपको याद रखनी है कि यह विक्रिया कितने स्टेप में होती है, 2 चरणों में, 2 स्टेप में होती है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है पता है, पहले स्टेप में ये आपका जो थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड है उससे बनता है कार्बोधनायन। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि कार्बोधनायन का निर्माण होता है, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और क्या बनता है, कार्बोधनायन। सबसे पहले ये निकल जाता है, निकलेगा तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा R1 C मिलेगा, R2 मिलेगा और क्या मिलेगा, R3 मिलेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, X माइनस निकल जाएगा। सबसे पहले भाई X माइनस निकलेगा, कार्बोधनायन बनेगा। ये कौन सी डिग्री का कार्बोधनायन है, आप मान लो हाँ मीथिल वगैरह है, समझ लिया आप लोग। तो ये क्या है आपका थर्ड डिग्री कार्बोधनायन। और ध्यान दें आप लोग, कार्बोधनायन के विषय में आपको क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए कि कार्बोधनायन में क्या हो सकता है, शिफ्टिंग वगैरह हो सकता है। किसी भी रिएक्शन में कार्बोधनायन बनता है तो क्या हो सकता है, तो यहाँ शिफ्टिंग वगैरह होने की संभावना होती है। ये आप मन में याद रखें बात, आप लिख सकते हैं क्या हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकता है, हो सकता है। ये पहले स्टेप में ये बात याद रखो कि कार्बोधनायन बना है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या होता है ना, दूसरे स्टेप में वो ये नाभिक स्नेही है, जल क्या है, नाभिक स्नेही। आप लिख सकते हैं नाभिक स्नेही का, नाभिक स्नेही कार्बोधनायन पे क्या करेगा, आक्रमण। दूसरे स्टेप में क्या लिख सकते हैं आप लोग, कार्बोधनायन पर, कार्बोधनायन पर कौन भाई, कौन जाके जुड़ता है, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही का आक्रमण। अब होगा क्या यही समझना है, ये बात आप याद रखिए, पहले ध्यान से देखो इधर, आक्रमण जानते हैं। अब देखो आप लाएंगे क्या, कार्बोधनायन, मान लो R1 R2 है, R3। और आप जानते हैं कि कार्बोधनायन कौन सी स्पीसीज होती है, हाँ समतली भाई, यहाँ sp2 संकरण है, कार्बोधनायन में क्या है, sp2 संकरण है। और कैसा होता है, हाँ थोड़ा सा लिख सकते हैं आप लोग, कार्बोधनायन के विषय में जानते रहिए ये बात, मैं यहाँ लिख देना वैसे नोट में। कार्बोधनायन sp2 संकरित होता है तथा समतली होता है, एक ही तल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये sp2 संकरित होता है तथा कैसा होता है, समतलीय होता है। और इसमें एक रिक्त पी कक्षक पाया जाता है, यहाँ एक रिक्त पी कक्षक होता है ना, ये समतली है और यहाँ पे एक रिक्त पी कक्षक है। अब वहीं पे आके हेलोजन को जोड़ना है, हेलोजन नहीं जल को, हेलोजन तो निकला हुआ है, अब जल अटैक करेगा। तो जब जल, ध्यान दें आप लोग, जल जब अटैक करेगा ना, इसका लोन पेयर है, वो लोन पेयर अटैक करेगा, लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अब क्या होगा, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे मिलेगा आपको R1 C R2 R3। और यहाँ पे जानते हैं O जुड़ेगा, जब O अपना खुद का लोन पेयर इस कार्बन को देगा, तो जानते हैं क्या है, एक बॉन्ड है, याद रखिए आप लोग कि इसके इसके बीच में इस प्रकार का बंध बनेगा। भाई खुद का लोन पेयर दे रहा है कार्बन को, ये
खुद का लोन पेयर दे रहा है, तो इस प्रकार का उप सहसंयोजी बंध बनेगा जो कि आगे चल के ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा, तो ये कार्बन का प्लस खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि कार्बन की तरफ माइनस आएगा, कार्बन की तरफ निगेटिव आएगा, तो कार्बन का प्लस खत्म हो जाएगा, रिजल्ट में प्लस किस पे आ जाएगा, ऊपर। तो थोड़ा ये बात याद रखिए, ये ऊपर प्लस आएगा और ये 2 H रहेंगे इसके पास, 2 H लगा दे रहा हूं मैं ऐसे। अगले स्टेप में क्या होता है ना भाई, O पे प्लस रहना अच्छी बात नहीं है, ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व है, माइनस ठीक है ना, प्लस नहीं रह सकता है, तो यहां से क्या करता है H प्लस, H का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, आपको मिल जाता है क्या, ठीक है, R1 मिलेगा, CR2 R3 मिलेगा, और ये OH मिल जाएगा ना। कुल मिला के आप याद रखिए बस, जल से अगर आप क्रिया कराएंगे तो OH जुड़ेगा बस, जल से अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो आप समझो कि जल अपना क्या देता है, OH माइनस। अगर आप ध्यान दें आप लोग, जल को इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या समझ पा रहे हैं आप कि जल क्या दे रहा है, OH दे रहा है कि नहीं, जल अपना OH दे रहा है यार, तो जल को आप OH माइनस की तरफ मान लें कि जल भाई एक OH माइनस की तरह है कि ये आके जुड़ जा रहा है। आप क्या है, अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ OH माइनस मानकर ही रिएक्शन करा सकते हैं, OH माइनस को जोड़ दिया, सीधा ये बना देंगे चाहे तो, लेकिन फिलहाल आप जल को याद रखें कि जल भाई जुड़ेगा, वो भी प्लस आएगा, प्लस रहना अच्छी बात नहीं है, फिर ये H का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन का, कुल मिला के आपको क्या मिल रहा है, एल्कोहल, थर्ड डिग्री का एल्कोहल होगा। ये थर्ड, तीनों ग्रुप डिफरेंट है ना, मतलब तीनों ग्रुप 3 R हैं, एल्किल समूह है, ये आपको मिलेगा थर्ड डिग्री का एल्कोहल। मैं आपको एक चीज ध्यान दिया, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर कार्बोधनान से जुड़े हुए ये तीनों ग्रुप आपस में डिफरेंट हो, इस बात को मुझे लिखवाना भी है, लेकिन पहले आप सुन लें कि कार्बोधनान है उससे जुड़े हुए तीनों ग्रुप आपस में क्या हो, डिफरेंट हो, R1 R2 और R3 क्या, मैं इसे लिख भी दे रहा हूं, यदि R1 R2 R3 क्या आपस में डिफरेंट हो, यदि R1 R2 व कौन R3 परस्पर डिफरेंट हो, परस्पर भिन्न हो, तो जानते क्या होगा, तो क्या होगा ना, तो इस जो कार्बोधनान नहीं होगा डिफरेंट होगा, तो इस कार्बोधनान को आप क्या बोलते हैं, प्रोकाइरल। ये तीनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होंगे, तो ध्यान दें इस कार्बन को आप क्या नाम देने वाले हैं, प्रोकाइरल। प्रोकाइरल का मतलब क्या है ना, अब ये जैसे, और ऐसा नहीं है तीनों ग्रुप डिफरेंट हो और आने वाला ग्रुप भी इन तीनों से डिफरेंट हो, ये बात याद रखें, R1 R2 R3 आपस में डिफरेंट हो, और जो जुड़ने वाला ग्रुप है जैसे OH जुड़ेगा वो भी 3 से डिफरेंट होगा, तो अब कार्बन कायरल हो जाएगा ना भाई, अब अगर OH जाके जुड़ेगा तो कार्बन कैसा हो जाएगा, कायरल, आप इसको बोल सकते हैं कायरल, अभी हो चुका है कायरल, कायरल और प्रकाशिक सक्रिय भी होगा, कायरल है और कैसा होगा, प्रकाशिक सक्रिय, ये PPL के प्लेन को घुमाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें आप, यदि ये जो है तीनों ग्रुप डिफरेंट हो आपस में और जुड़ने वाला ग्रुप भी डिफरेंट हो, तो जानते हैं अटैक होने के चांस 2 तरीके से होंगे, एक फ्रंट से अटैक होगा और एक कहां से अटैक होगा, बैक से, यही आप याद रखें। तीनों अगर सेम है, जैसे तीनों मेथिल हैं, तो फिर ऐसा नहीं, तब एक ऐसे सामने जोड़ दीजिए आप, तीनों अगर मेथिल हैं या तीनों ग्रुप में से कोई 2 ग्रुप आपस में समान है, तो नॉर्मली क्या करेंगे, अटैक करके एक प्रोडक्ट बना के हट जाएंगे, लेकिन अगर ये तीनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मैं ये बात लिखाऊंगा, अगर ये तीनों डिफरेंट हैं तो अटैक कहां से होगा, सामने से भी होगा और कहां से हो सकता है, पीछे से। कब होगा, जब ये डिफरेंट हो, तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक सामने OH जुड़ेगा और एक कहां जुड़ेगा, पीछे, एक सामने OH जुड़ेगा एक पीछे OH जुड़ेगा, क्लियर हो पा रहे हैं। तो देखो जब सामने OH जुड़ेगा ना, यक्स यहीं से हट रहा है, अगर मान लो यहीं OH जुड़ जाए तो आप इसको रिटेंशन बोल सकते हैं कि भाई अगर विन्यास में कोई परिवर्तन ना हो यार, हटने वाला ग्रुप जहां से हटा है, जो ग्रुप आया वही जुड़ा है, जो ग्रुप आया है वो कहां जुड़ा है, जहां से कोई ग्रुप हटा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन। और अगर जो ग्रुप आया है हटने वाले ग्रुप के कहां जुड़ जाए, विपरीत अपोजिट साइड में जुड़ जाए, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। अगर तीनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होंगे, तीनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, एक रिटेंशन मिलेगा और एक क्या मिलेगा, इन्वर्जन, दोनों का मिक्सचर मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही मिलेगा,
रिटेंशन और इन्वर्जन का मिक्सचर मिलेगा, उसी मिक्सचर को आप क्या बोलेंगे, रेशिमी मिश्रण, रेशिमी मिक्सचर। चलो मैं कल वही बनवाऊंगा आपको। ये तो मान लो कि ये तो मान लीजिए आप सेम के लिए है, डिफरेंट के लिए है, तो यही दो प्रोडक्ट मिलने के चांस हैं अगर ये तीनों आपस में क्या हो, डिफरेंट। तो फिलहाल आप एक तरफ जोड़ लेंगे, लेकिन एक कंडीशन जानते हैं, तीनों डिफरेंट होंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक रिटेंशन एक इन्वर्जन, और दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा, रेशिमी मिक्सचर। ठीक है, तो आप इसको फिलहाल यहाँ छाप सकते हैं। देखिए ध्यान से अच्छे, ये थोड़ा जानते रहिए आप लोग ना यार, ये नहीं बताया गया था आपको थोड़ा सा, ये बस ध्रुवी या ध्रुवी है, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक है। ध्रुवी विलायक में अल्कोहल जल, ये एसिटिक अम्ल वगैरह हैं। अध्रुवी में ये सब क्या है, एसीटोन है, डीएमएसओ है, डाई मिथाइल सल्फोक्सामाइड, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फोक्सामाइड, और क्या है, डाई मिथाइल फार्मामाइड, डाई मिथाइल एसिटामाइड, ये सब आपके क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और अगर बात करें अध्रुवी विलायक, ये ध्रुवी है, वो अगर अध्रुवी विलायक की बात करें, केरोसिन है, बेंजीन है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन कह सकते हैं, ईथर वगैरह, ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं, अध्रुवी विलायक की कैटेगरी। ठीक है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। फिलहाल अभी बात करें जो आपकी अभी बात जो की गई थी SN1 अभिक्रिया के बारे में। तो SN1 अभिक्रिया में आपने क्या देखा कि वह अभिक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। SN1 अभिक्रिया का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर, भाई इसका पूरा नाम क्या है, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसकी मतलब एक अणु का मतलब उसकी आणविकता एक होती है। दिखाता कौन है सामान्य केस में, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। सामान्य केस में कौन दिखाता है, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड दिखाते हैं। अब भाई थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड क्यों दिखा रहे हैं, अभी आप कौन कौन से यौगिक और किस किस प्रकार के एल्किल हैलाइड जो है SN1 अभिक्रिया को दिखा सकते हैं, इसको भी पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा है, मैकेनिज्म जब देखा था तो आपने क्या देखा कि ये अभिक्रिया दो चरणों में हो रही थी। पहले चरण में क्या हो रहा था, CX बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, कार्बोधनायन बन रहा था। दूसरे स्टेप में क्या था, जो आपने नाभिक स्नेह लिया था, एल्कोहल ले चाहे जल ले चाहे जो भी ने, वो क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बोधनायन पर, और अटैक करता है तो वहां देखिए दो प्रोडक्ट मिलने के चांस होते हैं, दो प्रकार से प्रोडक्ट मिलने के चांस होते हैं। कौन कौन से भाई, अगर ध्यान दें आप, जैसे यही था मैकेनिज्म, थोड़ा बात कर लें। अगर मैकेनिज्म की बात कर लें, मान लीजिए आपका ऐसा हो ना कि R1 R2 था, R3 था। पहले स्टेप में क्या था, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, मैं सीधा साथ में करा दे रहा हूं, ये ब्रेक हो रहा था बॉन्ड, आपको क्या मिल रहा था, कार्बोधनायन। अगले स्टेप में इस पे जो है, मान लीजिए आपने OH माइनस, वही जल लिया है, जल में OH माइनस अटैक कर लेगा। तो अटैक करने के, देखिए अटैक करने के फलस्वरूप यहाँ दो प्रकार से प्रोडक्ट मिलने के चांस हो। अगर ये तीनों ग्रुप आपस में डिफरेंट ना हो, अगर नहीं होंगे, R1 R2 R3 ये आपस में अलग अलग नहीं हो, कोई दो मिल जाए या तीनों मिल जाए, ऐसा मान लें आप, कोई दो ग्रुप मिल जाए या तीनों ग्रुप मिल जाए, तो उस केस में क्या होगा, अटैक केवल सामने से होगा और आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, R1 R2 R3, और OH आके जुड़ जाएगा। इस प्रोडक्ट को आप जानते क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे आप रिटेंशन। भाई जहां से X हटा है, आप देखें OH वहीं जुड़ा हुआ है, जहां से X हटा है वहीं जुड़ा हुआ है, तो ये आपको क्या मिल रहा है, रिटेंशन मिल रहा है। हिंदी है धारण, इसका हिंदी नाम है धारण। लेकिन अगर ये तीनों आपस में डिफरेंट हो, अगर R1 R2 R3 क्या हो, आपस में क्या डिफरेंट हो, यहाँ क्या है, कोई दो समान हो या तीनों आपस में समान है, तो ये रिटेंशन मिलने का चांस। अगर मैं ये लिखा दूं ना, R1 R2 व R3 क्या हो, परस्पर भिन्न हो, यदि लिख देना हो परस्पर भिन्न हो, तो आपने क्या देखा इसके बारे में, तो यहाँ पे OH के अटैक के फलस्वरूप मतलब ऐसा बोले आप कि OH दो प्रकार से अटैक कर सकता है, एक सामने से
और एक कहाँ से, पीछे से, एक सामने से और एक कहाँ से, पीछे से। यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। जब यहाँ से अटैक करेगा तो क्या मिलेगा आपको, जैसे मान लो सामने से अटैक करेगा तो रिटेंशन मिलेगा, और जब पीछे से अटैक करेगा तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। उसके विपरीत जुड़ेगा तो क्या बोल देंगे आप, इन्वर्जन। R2 व R3, ये आपका क्या है, रिटेंशन है, और ये क्या है, इन्वर्जन है। 50-50 चांस है, 50% इसका चांस होता है, अब 50% किसका चांस होता है, हाँ 50% 50-50 चांस में होता है थियरेटिकली, मतलब थ्योरी के हिसाब से जो बुकों में लिखा गया, बुकों के हिसाब से 50% इसका चांस होता है, 50% इसका चांस होता है। और इन दोनों के 50-50 मिश्रण को आप क्या बोलते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन अगर 50-50 रेशियो में हो तो उस मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। आप इसे क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, हिंदी होगा मिश्रण। आप ये जानते रहे कि ये तीनों आपस में क्या है, यहाँ डिफरेंट माना गया इन तीनों को। देखो ये भी कायरल होगा और ये भी क्या होगा, कायरल, और ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है। देखो यार भाई, OH इधर इधर इस साइड है, अगले भी देखो इस साइड है, तो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप मान सकते हैं हम। एक रिटेंशन है, एक इन्वर्जन है, और ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा, ये भी प्रकाशिक सक्रिय होगा, ये भी प्रकाशिक सक्रिय होगा, लेकिन ये एक दूसरे के क्या होंगे, अगर ये D होगा तो ये क्या होगा, L, अगर ये L होगा तो ये क्या होगा, D। प्रकाशिक सक्रिय होंगे लेकिन इनका ध्रुवण घूर्णन क्या होगा, परस्पर विपरीत होगा। हमेशा लिख देना ये बात, ये दोनों प्रकाशिक सक्रिय हैं लेकिन इनके जो है PPL को घुमाने की दिशा है वो आप एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत। तो ऐसा थियरेटिकल मानते हैं कि ये जो है रेसिमिक मिश्रण मिला है, लेकिन मैं वास्तविक बात बता रहा हूँ, नोट वाली बात, ये तो थियरी किताबों में लिखी गई बात है, किताबों में लिखी गई बात को आपको पढ़ना है, लेकिन कुछ फैक्ट बात भी जान लीजिए कि वास्तव में क्या क्या होता है। थोड़ा सा किताबों में लिखा गया 50-50 मिलता है, लेकिन जानते हैं जब वास्तव में देखा गया, वास्तव में प्रोडक्ट जो मिला उसमें देखा गया इन्वर्जन थोड़ा सा इससे ज्यादा था। इन्वर्जन प्रोडक्ट जो था वो रिटेंशन से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है वास्तव में। किताबों के हिसाब से तो ये जो है ये 50-50 है, लेकिन मैं पहले लिख के फिर बता रहा हूँ क्यों ऐसा होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं ना, चलो भी लिखा दूंगा, यहाँ पे लिखा दूंगा मैं। वास्तव में इन्वर्जन 50% से क्या होता है, अधिक होता है, तब ये 50% से कम होगा। ऐसा क्यों है भाई, आप पढ़ेंगे यही कि 50-50 होता है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखें। आपसे कोई पूछ सकता है क्या सही बात है, लिखा गया है बुकों में, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है। जानते क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या होता है कि जब X माइनस टूटता है ना, थोड़ा अलग होता है, इस पे OH का अटैक होता है। OH क्या करेगा, मान लो यहाँ मैं बात करूँ, X टूटता है, बनता है कार्बोधनायन, तो X माइनस उसके आसपास रहता है, ठीक है। X माइनस मान लो यहाँ अलग ही हो रहा है, अलग हो रहा है, तब से ये ना पीछे से अटैक कर देता है। ये आप समझें, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस पे है निगेटिव चार्ज, अब यहाँ OH माइनस को अटैक करना है, यही तो होता है, OH माइनस को अटैक करना है। जानते हैं अगर OH माइनस यहाँ से आएगा, थोड़ा बहुत OH के X माइनस के साथ इसको प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा, वहां भी निगेटिव चार्ज है, OH पे भी क्या है, निगेटिव चार्ज, X माइनस में भी निगेटिव चार्ज है, OH में भी निगेटिव चार्ज है। अगर ये इधर से अटैक करता है, थोड़ा बहुत इसके साथ में प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा। अभी ये हट ही रहा है, मतलब अभी समझे ऐसा कि ये हट ही रहा है, अब ये OH को जाके जुड़ना है। OH इधर से ना जाके इधर से जाता है, ताकि यहाँ पे कोई इसको प्रतिकर्षण मिलेगा नहीं। अगर ये OH इधर से जाएगा तो X माइनस थोड़ा बहुत जो है प्रतिकर्षण कर लेगा, तो उस प्रतिकर्षण से बचने के लिए ये इधर से अटैक करने के बजाय कहाँ से अटैक करता है, इधर से अटैक करता है, जिसके फलस्वरूप इन्वर्जन ज्यादा होता है और रिटेंशन थोड़ा सा क्या होता है, कम।
ये 50% से ज्यादा बनता है, ये 50% से कम बनता है, लेकिन बुकों में ऐसा लिखा गया कि दोनों क्या होते हैं 50-50 बनते हैं। ये मैं फैक्ट भी लिखवा दिया हूँ और बुकों के हिसाब से बात चल रही है। बुकों में देखो एस एनोन के बारे में क्या क्या बातें बताई गई वो लिखा गया, वही पढ़े समझे आप। देखो सबसे पहली बात एस एनोन अभिक्रिया में क्या क्या बातें होती है वो सब लिखवा दिया जाए। यह अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया किसमें भाई 2 चरणों में पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। कोटि वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे 12 में, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगति एक पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह अभिक्रिया इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, क्योंकि अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर जानते हैं, कोई अभिक्रिया कितने फास्ट हो रही, कह सकते हैं ना कितने समय में कितनी तीव्रता से हो रही, इसी को बोलते हैं अभिक्रिया की दर। कितने समय में कितनी तीव्र गति से कोई अभिक्रिया होती है या कितने हाँ वही है ना, कितनी फास्ट अभिक्रिया होती है, इसी को क्या बोलते हैं अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर के लिए एक फार्मूला होता है। अभिक्रिया की दर अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभिक्रिया की दर को आर से दिखाते हैं, ठीक है, और वही जो है अभिक्रिया की दर के माध्यम से ही, अभिक्रिया की दर की सहायता से ही आप अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं, अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे कैसे नहीं वो सब समझे आप, वो सब नहीं ध्यान देना है आपको, बस यहाँ के लिए जान लो कि इस अभिक्रिया में क्या होता है। जो अभिक्रिया की दर होती है उसको आर से दिखाते हैं, वो किस पर निर्भर करती है, केवल एल्किल हैलाइड पर। तो आप लिखते हैं कि अभिक्रिया की जो दर आर है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एल्किल हैलाइड पर। नाभिक स्नेही पर डिपेंड नहीं करती। दो चीजें हैं, एल्किल हैलाइड भी होता है, क्या होता है नाभिक स्नेही का अटैक होता है एल्किल हैलाइड पर, एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही का अटैक होता है। लेकिन यहाँ जो अभिक्रिया की दर है ना इस पर डिपेंड करती है। जब बनता है कार्बोधनायन, ये स्लो स्टेप होता है, यही होता है आरडीएस। जो अभिक्रिया स्लो होती है उसी पर डिपेंड करता है। तो जब कार्बोधनायन बनता है तो अभिक्रिया स्लो होती है, यही होता है आरडीएस। आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभिक्रिया की दर इसी पर निर्भर करती है, तो केवल एक ही अणु पर निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड पर, नाभिक स्नेही पर निर्भर नहीं करती। वो अभिक्रिया फास्ट होता है, ये सब फास्ट होती है। इनकी बात करेंगे, ये भी क्या होता है फास्ट। क्लियर हो पा रहे हैं? जब बनता है कार्बोधनायन तो अभिक्रिया स्लो होती है, और जब उस पर नाभिक स्नेही का अटैक होता है तो क्या होता है फास्ट। तो यही बात हो रही है कि यहाँ अभिक्रिया की दर केवल किस पर निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती है। तो यहाँ लिखा है दर बराबर ए ना, आर ये अभिक्रिया की दर है, ये एल्किल हैलाइड के समानुपाती होता है कि एल्किल हैलाइड अगर बढ़ेगा उसके ना, एल्किल हैलाइड की संख्या बढ़ेगी तब अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी, उसी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो आर बराबर ना दर बराबर ये होता है ना, ये के आता है, के एक नियतांक है, उसको बोलते हैं दर नियतांक। रेट का जो कांस्टेंट नहीं है, ये अभिक्रिया की दर है ना यार, ये आर, इसको बोलते हैं ना रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। हिंदी नाम होगा दर नियतांक। रेट दर है किस अभिक्रिया किस हाँ कितनी तीव्रता से अभिक्रिया हो रही, तो किस पर डिपेंड करता है, अभिक्रिया केवल एल्किल हैलाइड पर। तो यहाँ इसको आप एक मान लें तो बोलते हैं कि इसकी जो है आणविकता एक होती है, इसकी कोटि एक होती है, ऐसा मान लिया। इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होती है, एक होती है, इस अभिक्रिया की कोटि भी एक होती है, सब बातों को जानते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर होती है केवल इस पर डिपेंड करती है, नाभिक स्नेही पर निर्भर नहीं करती है। और अगली बात करें, इस प्रथम चरण में 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण में क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है, कार्बोधनायन बनता है। और कार्बोधनायन में क्या हो सकता है, शिफ्टिंग। कभी भी बनता है कार्बोधनायन तो क्या होने की संभावना होती है, शिफ्टिंग होने की संभावना होती है, और इसके मिलने का चांस होता है रेसिमिक मिश्रण। अगर बना है कार्बोधनायन, मान लो उस पर बाद में कोई निगेटिव चार्ज है, नाभिक स्नेही आक्रमण कर रहा है, निगेटिव चार्ज वाला, या बोल दें नाभिक स्नेही आक्रमण कर रहा है, तो अगर वो भाई तीनों ग्रुप आपस में डिफरेंट हो, आने वाला ग्रुप भी डिफरेंट हो, तो होने का चांस है ना, रेसिमिक मिश्रण मिलने का चांस होता है कि नहीं। अगर है कार्बोधनायन, उस पर कोई निगेटिव चार्ज वाला अटैक करने वाला है, तो आप कार्बोधनायन में देखें कि भाई ये जो उसके पास 3 ग्रुप हैं वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए, और आने वाला ग्रुप भी उन तीनों से डिफरेंट ही होना चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, तभी तक कार्य होगा। तो उसके पास उपस्थित तीनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए, आने वाला ग्रुप भी उन तीनों से डिफरेंट होना चाहिए। तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिलने के चांस, एक रिटेंशन एक इन्वर्जन, 50-50 मान लेते हैं, 50-50 मिलता है। ठीक है, तो यही लिखा कि
कार्बोधनायन में शिफ्टिंग होने के चांस होते हैं। दूसरे स्टेप में क्या है कि दूसरे चरण में कार्बोधनायन पर किसका आक्रमण होता है, नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। ठीक है, तो देखो और क्या है, अगली बात क्या है कि इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण का मतलब क्या होता है, 50% क्या मिलता है, रिटेंशन, रिटेंशन वह 50% कौन सा है, इन्वर्जन, उत्पाद प्राप्त होता है। ये फैक्ट बात ठीक है, लेकिन यहाँ लिख दिया जा रहा है, बुक में ऐसी बातें लिखी है। ठीक है, आप इसको ध्यान दिए रहिए, बस इस बात को विशेष रूप से जानते रहिए, बस विशेष, बहुत डीप में जाएंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी। बुक के हिसाब से ये सही है कि 50% रिटेंशन, 50% क्या मिलता है, इन्वर्जन, उत्पाद प्राप्त होता है। और एक बात बता दें आपको, लास्ट पॉइंट, यह अभिक्रिया जानते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एल्कोहल, जल, एसिटिक अम्ल इनकी उपस्थिति में होता है ना, समझ पा रहे कि नहीं। तो एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा कि यह अभिक्रिया किस में होता है भाई, यह अभिक्रिया पोलर, पोलर का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, विलायक में पूर्ण होता है। ठीक है, इतना फटाफट देखें आप। अच्छा देखिए ध्यान से, ये कुछ अभिक्रियाएं हैं, इनकी क्रियाविधि सहित पूर्ण करना इन अभिक्रियाओं को। अच्छा देखिए आप, जैसे मान लो इस अभिक्रिया को, इन तीनों अभिक्रियाओं को पूर्ण करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लो सबसे पहले मैकेनिज्म करें, मैकेनिज्म, क्रियाविधि याद होना चाहिए, मैकेनिज्म बनाने के बाद प्रोडक्ट बनाइए। या फिर ऐसे ही देखो, अगर अभिक्रिया को यहाँ तो मैकेनिज्म कहा लिखना है, मान लीजिए वो मैकेनिज्म नहीं कहा, बोले केवल अभिक्रिया को पूरा करो, तो कैसे करेंगे आप, मान लीजिए वो केवल बोले कि अभिक्रिया को पूरा करो, तो फिर आपको देखना है ना कि भाई ये कुछ बातें मन में रखनी कि बनेगा कार्बोधनायन, उसमें नाभिक स्नेही का अटैक होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो इससे प्लस आएगा, इससे प्लस आएगा ना, और इस पे क्या करेगा, H2O जब अटैक करेगा तो OH मिलेगा, H2O जब अटैक करेगा तो क्या मिलेगा, OH। और यहाँ पे जो है तीनों ग्रुप आपस में समान है, आपस में समान है ना, तो यहाँ पे रिटेंशन इन्वर्जन होने के चांस नहीं है। जब तीनों डिफरेंट होंगे और आने वाला OH जो है वो भी डिफरेंट होगा उन तीनों से, तब जाकर रिटेंशन इन्वर्जन मिलेगा, एक धारण होगा। एक इन्वर्जन का हिंदी नाम है प्रतिलोमन, या वाल्डन प्रतिलोमन भी कहा जाता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट को बनाना चाहे तो बना सकते हैं आराम से, सही क्या, CH3 मिलेगा, होल थ्राइस COH, यही मिलेगा बात। और Br- को निकाल दीजिए आप चाहें, ये बना लो प्रोडक्ट बस। इसके मैकेनिज्म कैसे होंगे, सबसे पहले क्या होगा, CH3 होल थ्राइस CBr है ना, ये पहले हटेगा, क्या मिलेगा आपको, ये स्लो होता है भाई, जब कार्बोधनायन बनेगा तो अभिक्रिया क्या होगी, स्लो RDS। अच्छा ध्यान दिया आप, ये अभिक्रिया थर्ड डिग्री ही क्यों दिखा रहा है, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री क्यों नहीं दिखा रहा है, ये भी चर्चा होनी चाहिए कि फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड, सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड इस अभिक्रिया को क्यों नहीं दिखा रहा है। क्योंकि देखो आपको उस प्रकार का एल्किल, मतलब ये जानते रहिए कि SN1 अभिक्रिया में क्या बनना है, कार्बोधनायन। कार्बोधनायन के स्थायित्व के बारे में आप सामान्य केस में क्या जानते हैं कि थर्ड डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, सेकंड डिग्री कार्बोधनायन कम स्थायी होता है, ये सब चीजें पढ़ा है आपने। थर्ड डिग्री सबसे अधिक स्थायी, सेकंड डिग्री उससे कम स्थायी, उससे कम फर्स्ट डिग्री, और सबसे कम मेथिल, यही तो पढ़ा है आपने। कार्बोधनायन के स्थायित्व के विषय में यही पढ़ा है। तो जितना अधिक स्थायी मिलेगा कार्बोधनायन, अभिक्रिया उतनी ही फास्ट होगी, यहाँ पे मतलब उतनी ही कह सकते हैं तेजी से प्रोडक्ट मिलेगा। जितना अधिक कार्बोधनायन स्थायी मिलेगा, अभिक्रिया क्या होगी, उतनी तेजी से होगी, प्रोडक्ट फास्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ज्यादा स्थायी है ना, ये थर्ड डिग्री कार्बोधनायन है, ज्यादा स्थायी होगा। तो जिस प्रकार का आप एल्किल हैलाइड लेंगे उसी से मिलेगा कार्बोधनायन, एल्किल हैलाइड लेंगे आप उससे मिलेगा कार्बोधनायन। आपको कार्बोधनायन का स्थायित्व देख के बताना है कि ये SN1 से होगा कि SN2 से होगा। अगर स्थायी कार्बोधनायन मिलेगा
स्थायी कार्बन आयन मिलेंगे तो अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि से होगा, अगर स्थायी नहीं मिलेगा तो SN2 से होगा, जो कि आप अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मिलेगा 3rd डिग्री कार्बन आयन। बाकी अब रिएक्शन को आगे बढ़ा लें आप। इसमें क्या करेंगे, H2O को अटैक कराएंगे, और जब H2O अटैक करेगा तो क्या मिलेगा, सीधा बना दो OH, चाहो जोड़ लो CH3 होल थ्राइस, C पे आएगा प्लस, फिर ना C पे प्लस था, लेकिन अभी क्या आएगा, O पे प्लस आ जाएगा, ये H हो जाएंगे, H निकल जाएगा, तो आपको ये OH मिल जाएगा ना। आप आगे चाहे पूरा कर सकते हैं, आगे चाहे पूरा कर लें, CH3 होल थ्राइस C, और क्या मिलेगा आपको, OH मिल जाएगा और H प्लस निकल जाएगा, यही चीजें होंगी। H2O जब अटैक करेगा तो वही होगा भाई, यहाँ पे प्लस आएगा तो इसका लोन पेयर अटैक मार देगा, जब अटैक मारेगा तो O जाके जुड़ जाएगी इसके साथ में, अब प्लस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ये 2H हैं इसके पास, एल्कोहल ही बनाना था, OH लाना था ना ये, या फिर ऐसा माने O पे पॉजिटिव चार्ज रहना अच्छी बात नहीं है, धनावेश O पे स्थायी नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, H का इलेक्ट्रॉन खींच कर OH बना लेगा और H प्लस निकल जाएगा। इसका मैकेनिज्म देखिए, अगर आप इसकी मैकेनिज्म कैसे करें, तो आप देखें, मान लो सीधा प्रोडक्ट, मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बनाना है, मैकेनिज्म क्रियाविधि ना, कैसे कराएंगे आप, सबसे पहले क्या बनाना है, कार्बन आयन, तो यहां से क्या करेंगे आप, CH3 H और क्या है C2H5 है, Cl है, ये निकल जाएगा, ये निकलेगा, ये होगा स्लो, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है ना, क्या मिलेगा आपको, CH3 H C2H5 और ये Cl माइनस निकल गया है। अच्छा आप देखें, अब इस पे अगले स्टेप में कौन अटैक करेगा, H2O। अब मैं ये नहीं बना रहा, सीधा OH बना दूंगा दोनों तरफ, ये समझेंगे आप। ठीक है, अब इस पे क्या अटैक करने वाला है, H2O, ये मैंने दूसरा स्टेप मान लिया, ये पहला स्टेप था, इसको आप फर्स्ट स्टेप मान लें, यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद कौन सा स्टेप चालू होगा, सेकेंड स्टेप, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि ये स्टेप फर्स्ट है, अब इधर क्या होगा, स्टेप सेकेंड, इसमें क्या होगा, H2O का अटैक होगा। अब देखिए H2O, ये देखो जो कार्बन आयन है, इसके तीनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है, और आने वाला OH है, तो आप इस कार्बन को बोल सकते हैं प्रोकाइरल है, क्या है, प्रोकाइरल। अब ये OH जब जुड़ेगा तब कायरल हो जाएगा, तो कायरल होने का चांस हो तो OH दो प्रकार से अटैक करेगा, एक सामने से और एक कहां से, पीछे से, फ्रंट से और बैक से। तो जब देखिए फ्रंट से अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो CH3 मिलेगा, और क्या मिलेगा, OH इधर मिल जाएगा, और C2H5। दूसरा चांस क्या है कि OH पीछे हो जाए, तो C इधर OH, और ये क्या मिलेगा, C2H5, और क्या मिलेगा, CH3। ये कौन सा है, रिटेंशन है, वो इन्वर्जन है, 50-50 मान लें, इसे थियोरेटिकल मान लेंगे, फैक्ट बात नहीं, थोड़ा सा चलती रही। इसको आप क्या मान लेंगे, ये रिटेंशन है, जहां से यक्स हटा है वहीं आके OH जुड़ा है तो रिटेंशन होगा, वो इन्वर्जन होगा। ये क्या है, 50% रिटेंशन है, नीचे लिखेंगे आप इसको, हाँ, और ये क्या है, 50% इन्वर्जन। दोनों का मिक्सचर क्या होगा, रेशिमिक मिक्सचर, रेशिमिक मिक्सचर। ठीक है, ये है। अगर इसका मैकेनिज्म देखना तो यहाँ भी वही हाल होगा भाई, ग्रुप डिफरेंट है। चलो मैकेनिज्म ऊपर करा लेता हूँ, इसका मैकेनिज्म ऊपर है, थर्ड वाले का मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा आपका, ये टूटेगा ना, C6H5 CH3 H और Cl, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या मिलेगा आपको, आप जानते हैं इसको ऐसा छाप सकते हैं ना, C6H5 को आप ऐसा छाप सकते हैं बेंजीन रिंग की तरह, और बेंजीन रिंग एरोमेटिक होता है, ऐसा छाप सकते हैं इस प्रकार से आप। तो क्या होगा,
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, Cl माइनस को हटा दें आप, CH3 मिलेगा और H मिलेगा और Cl माइनस हट जाएगा। अब इस पे कौन अटैक करेगा? H2O अटैक करेगा। क्या देखिए ये कायरल कार्बन जो है प्रो कायरल है, आप चाहे तो इसको ऐसा बना लो, चाहे तो ये चीजें हैं। अब देखिए आप देखो ना, यहाँ पे देखो एक मेथिल है, कार्बोधनायन बना है, स्थायी तो क्यों नहीं भाई? देखो ये तो हालांकि है जहाँ सेकेंड डिग्री। आप देखिए ये कार्बोधनायन क्या है, एक इधर कार्बन है और एक इधर कार्बन, सेकेंड डिग्री है। लेकिन यहाँ पे जानते हैं क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई, रेजोनेंस मिलेगा इसको, रेजोनेंस के थ्रू बहुत ज्यादा स्थायी होगा। हालांकि है तो सेकेंड डिग्री, आपने लिखा है कि सामान्य केस में थर्ड डिग्री दिखाता है। ये है कार्बोधनायन सेकेंड डिग्री का, लेकिन स्थायी है ना, रेजोनेंस के थ्रू बहुत स्थायी हो जाएगा। प्लस आई से अधिक किससे होता है? रेजोनेंस से होता है। तो यहाँ पे होगा रेजोनेंस की स्थायित्व मिलेगी, बहुत ज्यादा स्थायी होगा। समझ पा रहे हैं? तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। अब यहाँ पे H2O का अटैक होगा। भाई ये देखो तीनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है और आने वाला ग्रुप भी डिफरेंट है, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, क्या होंगे? एक आप ऐसा बना ले, CH3 EHOH, दूसरा क्या है? ऐसा कर लें आप, यहाँ OH कर लेंगे, यहाँ पे CH3 कर लेंगे, यहाँ पे H। ये क्या होगा आपका? देखो यहाँ से Cl हटाए वहीं OH है, रिटेंशन है, ये इन्वर्जन है, दोनों 50-50 है ना। ये रिटेंशन है 50%, 50%, और ये कौन सा है? इन्वर्जन 50%। इसको लिख लें फटाफट आप। इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद ना मैं अगले वीडियो में आपको लिखा दूंगा कि कार्बोधनायन कब ज्यादा स्थायी, कौन से मतलब मिल रहा है ना कार्बोधनायन। देखो SN1 क्रियाविधि में क्या मिलेंगे? कार्बोधनायन मिल रहे हैं आपको। जितना अधिक स्थायी कार्बोधनायन मिलेगा, रिएक्शन उतना ही तीव्रता से होगा, उतना ही ज्यादा मतलब फास्ट प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उस प्रकार से अगर आपको देखना हो कि कौन से कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी है, कौन से कम स्थायी है। डिग्री तो मान लो ऐसे बोल दिया कि थर्ड डिग्री दिखाता है सामान्य केस में, सेकेंड डिग्री भी दिखा सकता है, फर्स्ट डिग्री भी दिखा सकते हैं। बस वहां बात क्या होनी चाहिए? मिलने वाला कार्बोधनायन ज्यादा से ज्यादा स्थायी होना चाहिए। तो कौन से कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी होंगे, कम स्थायी होंगे, उसकी थोड़ी चर्चाएं की जाएंगी अगले वीडियो में। कितना फटाफट लिख लें आप।